कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब बायोलॉजी का ये एक्सरसाइज है, यानी कि 2 नंबर एक्सरसाइज जिसे नियंत्रण और समन्वय बोलते हैं। ये दूसरा नंबर एक्सरसाइज जो कक्षा 10th का बायोलॉजी है और इसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें हम लोग जो 2 नंबर पार्ट आप लोग के पहले क्लियर करा चुके हैं, एक तीसरा नंबर पार्ट है थ्योरी का। तो इसमें सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है वो सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं। चलिए, अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो वो वीडियो जाकर के मेरे प्रोफाइल में बिल्कुल देखेंगे, और इसको बिल्कुल 3rd नंबर है तो इसको जरूर देखिए। और इसके बाद जो आपका अगला क्लास है, जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लास है, तो उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले अगर बात करें हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया के। प्रतिवर्ती क्रिया उसको बोलते हैं, प्रतिवर्ती के नाम से बिल्कुल याद रखिए, प्रतिवर्ती यानी किसी चीज को दिया वापस लौट जाता है ना, उसी को हम प्रतिवर्ती कहते हैं। या नॉर्मल भाषा में कहें कि अगर किसी को हम कुछ बोले और उल्टा वापस वो हमें बोल दे, यानी किसी को अगर गाली दिए और वो भी वापस हमें गाली दे, उसको प्रतिवर्ती कर सकते हैं। या किसी से हम अगर बात, देखिए गाँव देहात में ऐसा ज्यादा होता है कि हम किसी से अगर बात है कि कोई बच्चा को अगर कोई डांटता है और बच्चा भी मुंह लगली यानी कि मुंह लगाकर या जवान लड़ाना शुरू करते हैं, उसको हम जवान लड़ाना कहते हैं। जवान लड़ा देता है यानी वापस उल्टा जवाब दे देता है, उसी को हम लोग अगर बात करें तो प्रतिवर्ती कहते हैं। और उसी प्रतिवर्ती काम को प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। यानी कि किसी को अगर मान लीजिए इधर से अगर गेंद फेंके और वापस उधर से टकरा कर गेंद वापस आता है तो ये वापस लौटना ही प्रतिवर्ती कहते हैं। या लाइट अगर किसी इधर से फोकस मारे और उधर से वापस लौट जाता है तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। देखिए, परावर्तन लाइट है तो परावर्तन, और उसी को प्रतिवर्ती कह सकते हैं। प्रतिवर्ती कह सकते हैं कब, जब वापस लौट जाता है। वापस लौटता है तो प्रतिवर्ती या परावर्तन कहते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि किसी चीज को हम इधर से बोलते हैं या किसी काम को इधर से करते हैं और वापस वो पुनः लौटने का काम करे तो उसी को हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। अब नॉर्मल आप समझिए, कहता प्रतिवर्ती क्रिया इन्हें स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं, और ये बाह्य उद्दीपनों के कारण होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ठंडा अगर लगे या हमें अगर कमरे को ठंडा कर दिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर से गर्मी वापस लौटना शुरू हो जाए, और गर्मी वापस लौटता है, गर्मी बाहर निकलता है तो हमारे अंदर ठंडा है जो प्रवेश करता है। तो यानी एक चीज अंदर आया तो दूसरा चीज बाहर जाता है, तो यानी आने के और जाने की क्रिया में आने जाने का क्रम होता है, तो इसी को प्रतिवर्ती कहते हैं। और इसी में हम लोग जानेंगे कि होने वाला यंत्र बत तत्काल या अनिवेचित अनुक्रिया में, जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। ये सारे काम करने में दिमाग का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कहता इस क्रिया के, इस प्रकार के क्रिया में हम जो कुछ भी कहते हैं उस पर विचारों का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि सोच विचार करके नहीं। मान लीजिए कोई के गुस्सा हो और गुस्सा में अगर कोई हमको डांटे और हम गुस्सा है और गुस्सा में अगर बोले तो इसमें सोच विचार करने की कोई इसमें काम नहीं है, बिल्कुल बिना सोचे समझे वो बोल दिया। तो उस बात को कोई कहते हैं ना कि अरे वो मान लीजिए कोई शराब पिए हुए है और शराब पिए हुए भर में आपको बोलिए 2 गाली दे दे कि अरे कोई बात ना, शराब पी ले है, दारू पी ले है, छोड़ दो, जाने दो, उस बात को बुरा मत मानो। या कोई गुस्सा में है तो अरे गुस्सा में है, छोड़ो उस सब का टेंशन ले रहे हो, गुस्सा में बोल दिया जो बोल दिया। तो ये सब होता है कि गुस्सा में जो कोई बोलता है या कोई अनहोनी या शराब पीकर नशे में कोई बोलता है तो सोच समझ के बोलता ही नहीं है, उसका दिमाग जो होता है वो, उसके कोई योगदान नहीं होता दिमाग का, तो उसमें विचारों का नियंत्रण नहीं होता है, वो अंधड़के जो होता है जो बोल देता है। अब इसमें क्या होता है, घुटनों का झटकना, ये पहला ऑप्शन आपको एग्जाम्पल अगर बात करें तो घुटनों का झटकना। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जब चल रहे होते हैं तब कभी घुटनों में मोच आता है, यानी कि ऐसे अचानक झटक जाते हैं। तो ये झटकना जो होता है इसमें हमारे दिमाग को हमारे सोच विचार करने का कोई अथी नहीं होता, ये अचानक घटना घटता है जो घटने वाला होता है। साथ में खांसना, मान लीजिए किसी को अगर छींक आता है या खांसी आता है, वो किसी के मतलब दिमाग के मर्जी से नहीं होता है या किसी अपने इच्छा से नहीं होता, तो ये भी। साथ में ठंडा में से कांपना, मान लीजिए अगर आपको ठंडा लग रहा था, आपको ये नहीं कि ठंडा लग रहा था हम कांप रहे हैं, ये हमारा जब ठंडा लगता है तो नेचुरली चीज है कि हमारा शरीर कांपने लगता है, कांपने लगता है, या हमारे शरीर के जितना रोए हैं वो सारा रुआ खड़ा हो जाता है। तो ये सारे चीज हमारे शरीर के बिल्कुल कोई विचार से नहीं होता, ये नेचुरली होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये सारे के सारे प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। आगे अगर इसी बारे में हम लोग जाने तो ये भी देखेंगे
कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। वैसे हम लोग अगर मानवीय जो प्रकृति है या नेचुरली नियंत्रण था, वो सारे के सारे चाहे वो पेड़ पौधों में हो या जीव जंतुओं में, वो सारे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक उद्दीपन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। रासायनिक उद्दीपन यानी रासायनिक जो परिवर्तन हमारे शरीर में होता है, जो कंट्रोल होता है या कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कौन कौन चीज होता है जी सुनिए। अब इसमें होता है कि जो नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, उसी को हम लोग रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अरे हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे एक्सरसाइज को, उसी समय बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय, जो नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, उस क्रिया को हम लोग रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है हार्मोन का होता है। हार्मोन वैसे आपको बिल्कुल ही बताते चले कि हार्मोन एक जो ऐसा चीज होता है जो ग्रंथियों द्वारा प्रभावित करता है। यानी हार्मोन एक लचीला द्रव वाला पदार्थ है, यानी कह सकते हैं पानी के जैसा पदार्थ है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि हार्मोन एक प्रकार का द्रव है। हार्मोन एक प्रकार की क्या है, द्रव, पानी जैसा है, कोई पदार्थ है, तरल पदार्थ है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर के और रुधिर में मिल जाता है। रुधिर मतलब ब्लड में, खून में मिल जाता है। हमारे शरीर के अंदर वाले जो ग्रंथि होते हैं, उन सभी ग्रंथि, पाइप वगैरह जो इतना नली है, वो सारे नलियों के द्वारा कहाँ मिल जाता है, रुधिर में, यानी ब्लड में, खून में मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, यानी हार्मोन। अब हम लोग जानेंगे ग्रंथि क्या होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन हो या ब्लड हो, इधर से उधर यानी पूरे शरीर के भाग में, अनेक भागों में आने जाने का जो काम करता है, उसी को हम लोग ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर बात करें ग्रंथि के बारे में, तो देखिए कशेरु जंतुओं में 3 प्रकार के ग्रंथि पाई जाती है। पहला कि वही स्रावी ग्रंथि, दूसरा मिश्रित स्रावी ग्रंथि, और तीसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और वही स्रावी ग्रंथि आपको समझाते हैं कि वैसा स्रावी ग्रंथि या वैसा ग्रंथि जो शरीर के बाहर आपको दिखे, जो ग्रंथि या बदलाव होता है या किसी चीज है जो शरीर से अंदर या बाहर आता जाता है, तो उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, तो उस वाले स्रावी ग्रंथि को हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर से पसीना का, गर्मी के दिन चल रहा है तो गर्मियों में पसीना शरीर से बाहर निकलता है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि में बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि पसीने होगा, आपको नाक से अगर कुछ निकलता है वो भी हो जाएगा, साथ में आंखों से आंसू निकलते हैं, ये भी आपका हो जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलने वाला जो श्रवण होकर के, श्रावित होकर के बाहर निकलता है, रिस करके अगर बाहर निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए 2 वो समझिए, तीसरा अपने आप समझिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसा ग्रंथि होता है जो शरीर के अंदर ही अंदर होगा, उसमें बाहर से पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ श्रावण यानी श्रावित हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और अगर मिश्रित स्रावी ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों का मिश्रण को हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अगर ये दोनों याद है तो ये तीसरा आपको बिल्कुल याद होगा कि ये दोनों यानी कि वो अंदर और बाहर दोनों मिलाया हुआ हो, यानी मिश्रित हो, तो मिले हुए चीज को हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि बोलेंगे। अब हम बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में डिटेल में जानते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। पहले देखिए क्या कहता है कि शरीर की ऐसी ग्रंथि, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिसके द्वारा स्रावित होने वाला जो स्राव होता है, वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती है। देखिए हमारे शरीर के अलग अलग सारे अंगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग वाहिनियां या क्या होते हैं, नली। नली मतलब पाइप की तरह जो नली होती है, वो सारी नलियां होती है, और उसे हम लोग वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसी जो नलियां होती है, इन सभी नलियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसके द्वारा एंजाइम का स्रावन होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो खाना खाते हैं, तो जो लार वगैरह जो नहीं निकलता हमारे से मुंह में, जो कोई चीज चबाना शुरू करता है हमारे शरीर में लार मिल जाता है, वो एंजाइम एक प्रकार का होता है। तो हमारे शरीर से एंजाइम का स्रावन होता है, साथ में संवेद ग्रंथि का होता है, आंसू होता है, दुग्ध का तरीके। देखिए दूध हमारे शरीर में जो दिखेगा, महिलाओं के शरीर में जो बच्चे को जन्म देती है, तो उनके स्तनों में, उनके स्तन में दूध निकलना शुरू होता है। तो दूध का निकलना जो भी होता है ना, एक ग्रंथि के द्वारा होता है,
और इसी में हार्मोन भी मिला होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये दुग्ध का हो या लाल ग्रंथि हो, ये सारे के सारे वही स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वही स्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अब आप बताएंगे कि वही स्रावी ग्रंथियों के भी कई सारे ग्रंथि होते हैं, उनमें दूध का क्या होता है, आंसू क्या होता है, संवेद क्या होता है और लाल क्या होता है, कौन कौन ग्रंथि किस चीज का उपयोग करते हैं और नियंत्रण करते हैं, उस सारे की बात हम लोग बात करेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अब मिश्रित स्रावी ग्रंथि देखिए, कहता है इसमें कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो अंतर और बहिर, मतलब अंदर और बाहर दोनों में काम करती है, उसी को हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय एक ऐसा चीज है जो शरीर के बाहर भी निकालने का काम करता है और शरीर के अंदर में भी काम करता है, तो दोनों की तरह काम करेगा, उसी को हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्लियर? चलिए इतना हो गया। अगर इसको बिल्कुल जानने के लिए आपको बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि आपको जानना बहुत डिटेल में जरूरी है। अंतःस्रावी ग्रंथि फिर से समझिए कि बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, बिल्कुल याद रखेंगे, विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। कहता है कि बहिःस्रावी ग्रंथि के उल्टा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं, के नलिकाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं? नलिका विहीन, मतलब बिना नलिकाओं के, बिना नलिका या बिना पाइप के, बिना नस के, बिना ग्रंथि के काम करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब जैसे एग्जाम्पल आपको समझाए कि अगर एक घर से एक के घर में अगर पानी पहुंचाना हो या एक खेत के अगर पटवन कर रहे हैं और जिस खेत के पटवन कर रहे हैं उसी खेत में अगर हम वो बोरिंग है या कह सकते हैं कि उसी खेत में अगर मोटर लगा दी है, तो बिल्कुल खेत को पटवन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए हमें कोई अदर से पाइप की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर है, खेत के अंदर पानी देना है तो नहीं पड़ता। लेकिन खेत से उस खेत से दूसरे खेत में अगर पानी देना हो, यानी बाहर वाले खेत में पानी देना हो, तो हमें पाइप की जरूरत पड़ता है। और जब पाइप की जरूरत पड़ेगा, कोई भी अगर हमें कोई अच्छी चीज की जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ बाहरी पाइप की जरूरत पड़ेगा, और उसी को बाहर वाले जो पाइप की जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और अंदरे जब काम कर रहे हैं, अंदरे अगर मोटर है, अंदरे खेत है, अंदरे बोरिंग वगैरह सब चीज है, तो उसके लिए हमें कोई पाइप की जरूरत नहीं पड़ता, तो वैसा ही काम करता है अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी शरीर के अंदर अगर कोई चीज पहुंचाना हो तो उसमें कोई भी नलिका या कोई भी पाइप की जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल याद रखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे ग्रंथि होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले होते हैं। कहता इनके द्वारा हार्मोन का स्रवण जो होता है वो कई तरह से होते हैं, जिसमें पहला होता है पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथि। अब शुरुआत हम लोग करेंगे कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, तो सुनिए पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि यह कपाल के स्पाइनल ग्रंथ नामक हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। जैसे अगर मान लें अगर हम दिखाएं आपको, तो वैसे नॉर्मली तो दिखेगा नहीं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और बिल्कुल अगर दिखाना चाहे तो बिल्कुल याद रखेंगे हमारे शरीर के जो कपाल है, कपाल के ये जो कान के ऊपर जो कनपट्टी, इसको हम लोग देहात में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनपट्टी या कनगोजर बोल सकते हैं, तो बिल्कुल इसको कनपट्टी बोलते हैं। अब कनपट्टी के ऊपर जो होता है यहाँ पर एक गड्ढा की तरह आपको दिखेगा, और इसी गड्ढा में जो होता है स्पाइनल नाम के ग्रंथि होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होता है। क्या होता है? कहता है स्पेनाइड ग्रंथि है ना, नामक ग्रंथि, जो इसी हड्डी के गड्ढे में होते हैं, और इसे हम लोग सेल टर्सिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल टर्सिक। पीयूष ग्रंथि को हम लोग सेल टर्सिक ग्रंथि कहते हैं। कहता है कि मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के यानी हम लोगों के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि आपका यही पीयूष ग्रंथि है। सबसे छोटी, हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है ये पीयूष ग्रंथि है, जिसका वजन 0.6 ग्राम का होता है। तथा समस्त प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने प्रकार के अंतःस्रावित होने वाले ग्रंथि है, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा पीयूष ग्रंथि करता है। और इसीलिए सबका टोटल ग्रंथियों का नियंत्रण अकेले करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। है तो सबसे छोटा, लेकिन सबका कंट्रोल करता है ये मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। तो आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे, तो मास्टर ग्रंथि। या मास्टर ग्रंथि हम लोग कौन से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट आता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन एवं उनके कार्य बताइए। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से उपयोग होता है, स्रावित होते हैं हार्मोन? तो सबसे पहला आता है एसटीएच, दूसरा एलटीएच, जीटीएच, उसके बाद टीएसएच
और उसके बाद मेलेनिन और रिलैक्सिन, ये सारे के सारे आपका आया 6 गो। तो 6 के 6 हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एसटीएच देखना पड़ेगा। अब एसटीएच के बारे में अगर बच्चे से जाने तो ये बिल्कुल अच्छा चीज है, और ये हमारे शरीर में एसटीएच जो ग्रंथि का काम करता है, जो पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत का काम करता है, तो ये हाइट का नियंत्रण करता है। किसका? यानी जीवों के या मानवों का हाइट का नियंत्रण करता है कि कौन बोनेपन और कौन लंबा हो जाएगा, उसके बारे में ये नियंत्रण करता है। कौन? यानी एसटीएच नाम का जो हार्मोन है। कहता है कि इसका पूरा नाम अगर बात करें तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, और यह शरीर के वृद्धि के विशेष हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। शरीर में अगर हड्डी बढ़ गया तो समझिए सब चीज बढ़ जाएगा। तो कहता है कि यह शरीर के विशेषता हड्डियों के वृद्धि के लिए नियंत्रित करता है, और इस हार्मोन को अधिकता के कारण, यानी इस हार्मोन की अधिकता मतलब ज्यादा होने के कारण, अगर ये हार्मोन जो एसटीएच हार्मोन है, ये हार्मोन अगर कोई व्यक्ति में ज्यादा अगर हो जाता है तो वो व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा यानी जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा, और भीमकाय मतलब बहुत विशाल काया के विशाल शरीर का हो जाता है। लेकिन अगर यह हार्मोन की कमी अगर हो जाए तो व्यक्ति नाटा या बौना हो जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है? नाटा रह जाता है या बौना रहता है, बिल्कुल एसटीएच के कारण, है ना। एसटीएच नाम का जो हार्मोन है, जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ये शरीर के वृद्धि के लिए इनके हड्डियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और इस हार्मोन के अधिकता यानी ज्यादा होने के कारण मानव के शरीरों का वृद्धि यानी कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और इसके कमी के कारण इसका हाइट कम हो जाता है। मानवों का हाइट क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये हाइट का निर्भर करता है, तो हाइट इस पे होता है। अगला देखेंगे यानी एलटीएच। एलटीएच का अगर पूरा नाम हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। अब ये क्या होता है? तो यह दूध के जनक हार्मोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या, एलटीएच जो होते हैं, एलटीएच हार्मोन को हम लोग दूध का जनक हार्मोन कहेंगे। क्योंकि जब कोई महिला हो और उस महिला को या किसी माँ का अगर बच्चा जन्म लेता है, तो किसी माता का अगर बच्चा जन्म लेता है तो उनके स्तनों में यानी उनके छाती में जो दूध आते हैं, वो दूध इसी हार्मोन के कारण आता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एलटीएच यह दूध का जनक हार्मोन कहलाता है, यानी दूध जनक हार्मोन इसको कहते हैं। और इस हार्मोन के द्वारा जब माता शिशु को जन्म देती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तब उसके स्तनों से, उनके सीना छाती से दूध का निर्माण होता है, यानी दूध बनता है इसी के कारण। क्लियर? अगला नंबर, अगर तीसरा नंबर देखेंगे जीटीएच, तो जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और जीटीएच का बहुत खास वजह क्या है, जो सुनिए। कहता है कि यह हार्मोन जनक, यह जो होता है हार्मोन जनक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, और होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है। बिल्कुल अगर अच्छे से याद रखें तब आपको बताते हैं कि यह हार्मोन जो होता है जनक ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि, जनक ग्रंथि क्या होता है, जो सुनिए। अगर कोई महिला हो, पुरुष या कोई भी जीव अपने बच्चे को या अपने जनसंख्या में वृद्धि जिस विधि से करता है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। यानी जीव अपने बच्चे को जन्म या जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी कोई जीव है और वो अपने जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, तो उसको जनन करना पड़ेगा। जनन मतलब अपने बच्चे को या अपने संतान को जन्म देना पड़ेगा, यानी अपने आप में वृद्धि करना पड़ेगा। तो उन सभी यानी ये हार्मोन ऐसा चीज है जो जनन के ग्रंथि, यानी कोई बच्चा अगर महिला जन्म देने वाली है, पुरुष जन्म देने वाले, पुरुष अगर आपस में जब तक संपर्क नहीं करेगा तो जन्म नहीं होगा। तो जब संपर्क करता है तो महिला बच्चे को जन्म देती है। तो ये दोनों में जो जनन का क्रिया होता है, तो उन जनन के क्रियाओं में जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है, इसी हार्मोन का नियंत्रित करता है, जो जीटीएच करता है। कौन करता है? जीटीएच हार्मोन है जो इसी का नियंत्रण करता है। क्लियर? आगे अगर बात करें तो अगला नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग, यानी टीएसएच। अब टीएसएच क्या है? जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। अब इसमें होता है कि यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है। यह जो है ये थायराइड ग्रंथियों द्वारा होने वाला जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है, इसका नियंत्रण करता है, यानी टीएसएच। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण और सबको बहुत जिज्ञासा होता है कि आखिर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो काला या गोरा क्यों हो जाता है? तो इसी हार्मोन के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनिन, है ना। मिलेनिन नाम का हार्मोन है जो किसी बच्चे को गोरा या काला होने पर निर्भर करता है, यानी इसी पे डिपेंड करता है। कहता इसके कारण व्यक्तियों के
त्वचा का रंग निर्भर करता है, यानी कि मेलिन नाम के जो हार्मोन है, इस हार्मोन के कारण कोई भी व्यक्ति हो उनके त्वचा का रंग पर डिपेंड करता है। इसी के कारण तथा व्यक्तियों के शरीर या चेहरे पर जो तिल आता है, व्यक्तियों का शरीर काला है, गोरा है, वो भी निर्भर करता है। साथ में कोई भी गोरे व्यक्ति हो या काले व्यक्ति हो, उसके शरीर पे तिल आ जाता है। तिल या कह सकते हैं कि जो बूंदा बूंदा जो छोटा मोटा जो बिंदु के जो निशानी होता है काला कलर के, तो वो जो निशानी होता है वो इसी के कारण, यानी कि इसी तिल के कारण होता है ना, मेलिनिन ग्रंथि के कारण। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर पॉइंट आता है कि रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या होता है? तो जब माता अपने शिशु को जन्म देती है, जब कोई माँ है अपने बच्चे को जन्म देती है, तब जाकर के यह हार्मोन माता के प्रसव को पीड़ा बढ़ाता है। यानी याद रखेंगे, जब कोई माता है अपने बच्चों को जन्म देने वाली होती है, जब 9 महीना पूरा हो जाता है किसी माँ को, यानी कि जब प्रेगनेंसी में 9 महीना पूरा अगर हो जाए और जब बच्चे को जन्म देना हो, तो जन्म देने से कुछ समय पहले उस माँ को पेट में दर्द उठना शुरू होता है, यानी पीड़ा को बढ़ाता है। और पीड़ा जब बढ़ता है तब हम लोगों को अनुमान हो जाता है कि नहीं अब शायद बच्चे का जन्म होने वाला है। तब एक पीड़ा को बढ़ाता है ताकि लोग जान पाते हैं, अगर या जानते हैं तो हॉस्पिटल में कुछ लोग अब तो ऐसा हो गया कि नॉर्मली चीज कि हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहले के लोग ऐसा नहीं थे। पहले अगर कोई बच्चा को जन्म अगर लेना हो और पीड़ा अगर दर्द उठता हो तो अगल बगल के 2-4 अगर कोई बुढ़िया हो तो उनको द्वारा अति कर दिया जाता था और वो अपने मतलब घर पे ही बच्चा का डिलीवरी करा दिया जाता था। अब है ज्यादातर, यानी कि 100 में कह सकते हैं कि लगभग में 99% या 95% ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है, डिलीवरी हो जाए, या आप कह सकते हैं कि उसमें से 75% अब तो ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली ऑपरेशन द्वारा हो रहा है। और नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो मात्र 10 से 20% रह गया है। और जो अगर नॉर्मल ऑपरेशन में भी 2-4% ऐसा है जिसको होम डिलीवरी यानी घर पे डिलीवरी होता है ना, बाकी सब हॉस्पिटल में होते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि जब बच्चे अपने शिशु को जन्म देती हैं तब यह हार्मोन माता के प्रसव मतलब पेट में दर्द को बढ़ाते हैं, जिससे माता अपने शिशु को जन्म देने में आसानी से वो दे सकता है। और जितना ज्यादा दर्द होता है उतने आसानी से वो अपने बच्चे को जन्म दे पाती है वो माँ, है ना। अगर किसी बच्चे को अगर जन्म देते समय या डिलीवरी के समय किसी महिला को डिलीवरी हो रहा है और डिलीवरी के समय अगर दर्द पीड़ा ना उठे तो डॉक्टर सुई भी लगाते हैं दर्द होने के लिए, और अगर नहीं तो होता है तो उसके लिए वेट करना पड़ता है, यानी इंतजार करना पड़ता है कि कब दर्द ज्यादा तेज होगा तब जाकर बच्चों का डिलीवरी कराया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि की जो हम लोग अबटू ग्रंथि भी कहते हैं। कथा मनुष्य में यह ग्रंथि जो होते हैं द्विपिंडक जैसी रचना होती है। मनुष्य में जो ग्रंथि होता है द्विपिंडक जैसी, ऐसे द्विपिंडक जैसी रचना होती है ना, द्विपिंडक जैसी रचना होती है। और यह जो ग्रंथि होती है यह श्वास नली या ट्रैकिया दोनों के तरफ एवं लैरिक्स के नीचे स्थित रहता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से जो है ट्रैकिया के बीच में, और थायराइड जो ग्रंथि है थायराइड और ट्रैकिया दोनों के तरफ से और लैरिक्स के नीचे स्थित होते हैं। और इसे हम लोग थायरोक्सिन नाम के हार्मोन इससे स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? इससे थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है वो स्रावित होता है। और इसी हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? आयोडीन की मात्रा कौन करता है? यह जो हार्मोन है थायरोक्सिन जो आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। और जब आयोडीन की मात्रा में अगर कमी दिखना ज्यादा हो जाता है और काफी समय तक अगर आयोडीन की मात्रा अगर कम जाए तो आयोडीन की प्राप्ति के लिए वहां पर एक घिंगा नाम का रोग हो जाता है, जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं लुटकुन की तरह या आपका जो गर्दन हो यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं। आगे अगर बात करें तो थायराइड के काम समझिए कि काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है थायराइड का। तो यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन में गति को तीव्र करता है। ये कोशिकीय जो होते हैं कोशिकीय श्वसन यानी कोशिकाओं के द्वारा जो श्वसन हमारे शरीर में होता है इसके गति को तेज करता है। साथ में शरीर के समान वृद्धि एवं जिसे हड्डियां है समान वृद्धि में विशेषतः हड्डियों को और बाल को वृद्धि करने में ये मदद करता है। तो ये हड्डियों को और बाल को क्या करते हैं? विकास करना इनका अनिवार्य होता है। और अगला अगर बात करें तीसरा नंबर तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि दोनों से स्रावित होकर के साथ साथ संजोग करके मिल करके और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी जल का यानी पानी का संतुलन बना कर रखता है ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी महसूस ना हो सके।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर पॉइंट आता है कि थायरोक्सिन के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो थायरोक्सिन के कमी से कई सारे रोग होते हैं जिसे हम लोग जड़ मानवता बोलते हैं, एवं मिक्सीडामा बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और चौथा नंबर होता है घेंघा। अब पहला अगर बात करें तो जड़ मानवता क्या होता है, तो जड़ मानवता बीमारी जो होते हैं जो बच्चों में होती है। जड़ मानवता बीमारी किसमें होता है, बच्चों में होती है, जिससे बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास में अवरोध यानी रुकावट पैदा करता है। ये जो होते हैं जड़ मानवता, ये बच्चों में खास करके होता है, और ये जब किसी बच्चों में अगर हो जाए तो उनके शरीर में और उसके दिमाग जो होता है उसके दिमाग में रुकावट पैदा करता है यानी रोक लगाता है। कौन, जड़ मानवता नाम का रोग, ये बीमारी है। दूसरा है मिक्सीडामा। अब मिक्सीडामा क्या रोग है, क्या बीमारी है, तो यह बीमारी वयस्क मतलब जवान युवा व्यक्तियों में होता है, जिससे उपापचय मतलब शरीर में जो पचने का ये जो क्रिया है, काम है, ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, यानी अनपच होना शुरू हो जाता है। साथ में गैस की मात्रा जो है ये ज्यादा बढ़ना चालू हो जाती है। तो ये वयस्क में यानी कि युवा यानी जवान आदमी में होता है। ऐसा कर सकते हैं कि युवा, ज्यादा छोटा युवा नहीं, यानी कि 30-32 साल 35 साल के जो हो जाते हैं उनको में ऐसा होता है ना, मिक्सीडामा नाम की बीमारी। और ये भली बात ही नहीं हो पाती, यानी पचती नहीं है किसी को। अगला अगर बात करें तीसरा नंबर तो थायरॉयडिज्म है। अब एक ग्रंथि क्या करता है, तो इसमें जब समय बीतेगा और बूढ़ा या बूढ़ी होना चालू हो जाएंगे तब जाकर के आपके कान बहरा हो जाएगा और मुंह है जो गूंगा हो जाता है, तो गूंगा और बहरा कर देता है। बिल्कुल याद रखेंगे, इस हार्मोन के लंबे समय तक कमी के कारण, यानी इस हार्मोन के कौन कहता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इस हार्मोन के काफी लंबे समय तक अगर कमी होगा जिसके कारण से व्यक्ति गूंगा या बहरा हो जाता है, यानी कि गूंगा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बहरा हो जाता है। ये आप सिंबल से भी अति कर सकते हैं। अगला नाम है घेंघा रोग। अर्थात घेंघा रोग जो बीमारी है ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण, आयोडीन के कमी के कारण। घेंघा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है, और आयोडीन के प्राप्ति के लिए, आयोडीन जब कम रहेगा तो आयोडीन के प्राप्ति करने के लिए ये थायराइड ग्रंथियां वृद्धि करके लटक जाता है। देख रहे होंगे इस महिला के गर्दन में लटका हुआ है, तो इस तरह से लटक जाता है, और इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, गलगड़ बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, गलगड़ नाम की बीमारी हम लोग नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे पाराथायराइड ग्रंथि, जिसको हम लोग पारा अबटू बोलते हैं। अभी क्या होता है, तो यह मटर के आकृति जैसे पोलीयुक्त ग्रंथियां हैं। ये मटर के जैसा पोलीयुक्त ग्रंथियां जो हमारे गर्दनों के अंदर होता है। क्या होता है, गर्दनों के पास होता है। कहता है थायराइड ग्रंथि के पीछे रहता है। जो थायराइड ग्रंथि हमारे गर्दन में होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे बैक साइड में होता है, और यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के कमी को नियंत्रण करता है। फास्फोरस और किसको, कैल्शियम के कमी को, यानी उसके मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रण करके रहता है कि कमी ना करे। अब ये भी अगर बात करें पाराथायराइड के बारे में, तो इनके भी काम दो प्रकार के हैं। एक तो है पाराथायराइड हार्मोन, और एक होता है कैल्शियोटोनिन हार्मोन। अब इसके दो प्रमुख कार्य होता है जिनका प्रकार ये बिल्कुल पाराथायराइड हार्मोन और कैल्शियोटोनिन हार्मोन। अब इसमें क्या होता है कि यह हार्मोन उस वक्त या उस समय मुक्त होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब पैराथायराइड जो ग्रंथि है ये आपको हार्मोन की जरूरत पड़ता है, ये उस समय मुक्त होता है, काम करता है। उसके बाद कैल्शियोटोनिन जो है ये कब होगा, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। याद रखिए, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगा तब जाकर के कैल्शियोटोनिन हार्मोन आपका निकलना शुरू हो जाता है, मुक्त होना शुरू होगा। लेकिन जब कम होगा तब पैराथायराइड जो हार्मोन है ये निकलना चालू हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर देखिए पॉइंट, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क हम लोग कहते हैं। अधिवृक्क यानी कि अधिक किडनी भी कह सकते हैं। अब कहता है कि इस ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है, और इसके दो भाग, एक बाहरी भाग है, एक अंदर वाले भाग, और ये वृक्क के अंदर होता है। जो वृक्क देख रहे होंगे, वृक्क के ऊपर जो लगा हुआ ये होता है। अब देखिए बाहरी भाग यानी बाहर वाले भाग को कॉर्डेक्स कहा जाता है, और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अब देखिए दोनों की बात समझिए कि कॉर्डेक्स और मेडुला जो है ये दोनों की बात क्या होता है, बाहर और अंदर के काम। तो सबसे पहले जाएंगे कॉर्डेक्स यानी बाहरी वाले भाग को, कि कॉर्डेक्स यानी कि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन और उनके काम क्या क्या है। तो कॉर्डेक्स में 3 गो काम करता है, यानी बाहरी हार्मोन जो होते हैं इसमें 3 काम करते हैं। कौन कौन, एक तो ग्लूकोटिक वाइजर,
वाइजर्स, और एक होता है मिनरल कॉर्टिक्स वाइजर्स, एक होता है लिंग हार्मोन। अब तीनों बात में सबसे पहले नंबर पे आता है ग्लूकोकॉर्टिक्स वाइडस। अब ये क्या होता है कि भोजन के ऊपर पची में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो ग्लूकोकॉर्टिक्स वाइडस बोलते हैं। कहता है कि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचयन का नियंत्रण करते हैं और साथ ही साथ शरीर में जल की मात्रा का भी नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में जो जल की कमी होती है उस जल के कमी का भी नियंत्रण यही करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर पॉइंट है जो देखेंगे मिनरल लॉटिक, है ना, वाइजर्स। अब एक होता है इसका मुख्य काम वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पूर्ण अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों का नियंत्रण करना होता है। कहता है कि इनका जो मुख्य काम होता है ये वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पूर्ण अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों का नियंत्रण करना होता है। जिसमें पहले अगर बात करें तो देखिए एक काम हो गया इसका। अगला बात करें लिंग हार्मोन, तो लिंग हार्मोन देखिए कोई भी शरीर हो तो हमारे शरीर के हड्डी जो है वो हड्डी में वृद्धि करना, कम करना, और साथ में जो शरीर होते हैं हमारे शरीर के जो बाह्य लिंग, आप हम देखे होंगे हमारे शरीर के अंदर जो लिंग होते हैं उन लिंग के बाहरी भाग पे बालों का जो आना होता है ये इसी के कारण होता है, यानी लिंग हार्मोन के कारण। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धक होते हैं और साथ में बाह्य लिंग पर बालों को जो आना होता है इसी को प्रदिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। इसी का क्या करते हैं? प्रतिमान करता है और यौन आचरण का, यानी यौन आचरण का क्या करता है? प्रतिवर्धन करता है, यानी कि नियंत्रण करता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि यह लिंग हार्मोन है। क्लियर? तो लिंग हार्मोन के कार्य के भी समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगला देखिए पॉइंट क्या कहता है, यानी मेडुला। अब कॉर्टेक्स के बारे में तो जान गए, मेडुला के बारे में जानिए जो अंदर वाले काम होते हैं। तो देखिए इसके अंदर वाला जो काम होता है इसी को मेडुला बोलते हैं, जो अंदर से है, और जो बाहर वाला होता है वो कॉर्टेक्स होता है। अब अंदर वाले जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों का काम एक ही होता है, दोनों एक साथ काम करती है। कहता है ये दोनों साथ साथ कार्य करता है। कौन? एपी हार्मोन और नॉर एपी हार्मोन। कहता है कि तथा एपी एमिनो एसिड के बने होते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं और दोनों एमिनो एसिड के बने होते हैं। ये हार्मोन क्रोध को, डर को तथा मानसिक तनाव को, क्रोध मतलब गुस्सा को, डर यानी कांपते हैं या किसी से डरते हैं तो गुस्सा को, डर को, और साथ में टेंशन को, मानसिक तनाव मतलब टेंशन कह सकते हैं कि टेंशन को, व्यस्तता यानी आप जब बिजी हैं तो उन सब में के स्थिति में जो होते हैं वो स्रावित होता है। इसी में कहता है कि जब हृदय की धड़कन एकाएक रुक जाता है, मान लीजिए किसी का हृदय का धड़कन जो है अचानक रुक जाता है तो उसको ऊपर देखते होंगे धक्का मार के इसको उछाला जाता है। तो इसका जो रुक जाते हैं तो इसको पुनः से फिर से चालू करने का जो काम होता है एपिनेफ्रिन का ही काम होता है, यही मदद करता है। देखिए कभी कभी आप देखिए कोई बेहोश हो गया और बेहोश हो जाने के बाद लगभग तो हमें अगर पता चले तो लगता है कि मर गया वो व्यक्ति, लेकिन अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो दो गो ऐसे आयरन करने वाला जो होता है उस तरह से जो लिए हुए रहता है और उसको ऐसे सटा करके बिजली का तार में अधिक खोसे हुए रहेगा और उसको जो शरीर के सीना पर धड़काता है और ताकि उससे चोट लगता है तेज से और फिर से वो चालू करना है, यानी कि हृदय हमारा धड़कना चालू होता है। और ये काम कौन करता है? एपिनेफ्रिन है, ये मदद करता है। क्लियर? आगे अगर बात करता है नोट पॉइंट में एपिनेफ्रिन के बारे में जानेंगे तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन लाडो और उरो नाम हार्मोन कहा जाता है। याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है इसको लाडो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसको जिंदा करने के लिए एक काम करता है, यानी इमरजेंसी के टाइम में एक काम करता है। इसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे हम लोग जानेंगे यानी लिंग के बारे में, और लिंग में मतलब जनन आ गया। अब देखिए जनन क्या होता है? ये जनन लेडीज या पुरुष दोनों मिल करके जनन करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना या जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्या? एक तो होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। हम लोग अलैंगिक के बारे में नहीं जानेंगे, लैंगिक के बारे में जानेंगे।
जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों मिल करके काम करते हैं। और देखिए हम अभी मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव में दोनों होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों काम करते हैं, यानी लैंगिक जनन होते हैं। अब इसी में बात करेंगे कि जनन ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, जनन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। सही बात है कि जनन की प्रक्रिया होगा तो जनन के काम में नर और मादा यानी जेंट्स और लेडीज दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों भाग लेते हैं। जिसमें मादा का प्रमुख जननांग अंडाशय और नर का प्रमुख जननांग विरीसन होता है, ये दोनों भाग लेता है। कहता है कि मादा का जब प्रमुख जननांग क्या अंडाशय और नर का प्रमुख जननांग विरीसन का भाग है, जो ये दोनों भाग लेते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए नर के बात अगर बात करते हैं अंडाशय में, देखिए अंडाशय मादा का सबसे प्रमुख जननांग है। कहता है कि मादा अंडाशय जो है ये मादा का सबसे प्रमुख क्या है, जननांग है, जिसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। और इसी के बात करें तो देखिए कहता है कि मादा जो जनक होते हैं उस हार्मोन की अगर बात करें तो मादा जनक हार्मोन का नाम क्या है, कहता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोस्टेरोन, है ना। एस्ट्रोजन मतलब क्या होता है कि इसके अंडाणु से यानी अंडाशय से अंडाणु का बनना जो होता है, अंडा का, वही काम करता है जो एस्ट्रोजन करता है। और प्रोस्टेरोन ये होता है जो महिलाओं के जो स्तनों में दूध का आना होता है, इसका काम करता है प्रोस्टेरोन। बिल्कुल आपको यहाँ तो दिख रहा होगा कि प्रोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन के कारण मादा के स्तनों में उभार पैदा होता है। और उभार मतलब वो फूलता है, यानी कि उभार होता है ना, उठता है। तो ये काम कर सकते हैं कि प्रोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है ये मादा के स्तनों में उभार पैदा करता है। और वहां पर हम लोग जान रहे थे जो आपको पीयूष ग्रंथि में, कि वहां पर क्या था, पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन था जो उसमें दूध का उत्पादन करता था। क्लियर। अब हम लोग नर के बारे में जानेंगे, तो नर के बारे में ये जानेंगे कि वृषण नर का प्रमुख जननांग है। वृषण जो है नर का प्रमुख जननांग है। कहता इसमें क्या है, कहता कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में नर युग्मक मतलब नर का जो महत्वपूर्ण भाग है शुक्राणु, वो शुक्राणु का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, यानी बनता है। और नर का अगर बात करें तो नर जनक का हार्मोन क्या है, कहता टेस्टोस्टेरोन है। अब टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है कि ये हमारी दाढ़ी और मूंछों का जो आना होता है, इसका काम करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन नहीं पाया जाता, जिसके कारण से महिलाओं की दाढ़ी मूंछ नहीं आती। तो ये हमारा सबसे लास्ट हो गया नोट पॉइंट में कि मादा में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से मादा में दाढ़ी एवं मूंछें नहीं उगती। बिल्कुल याद रखेंगे। कई सारे ऐसे जेंट्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि लेडीजों में नहीं होती, लेडीजों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो मूंछ नहीं आती, लेकिन कबो कबो अपवाद में यानी लाखों में एक आध ऐसी महिला भी होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है और उसकी मूछें जो होती है, छोटी छोटी मूछें या दाढ़ी वगैरह कुछ आ जाती है। तो ये लाखों में या करोड़ों में कहिए कि एक आध ऐसा होते हैं, और कहिए तो हजारों में एक ऐसा पुरुष भी होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन नहीं होता, जो हजारों में एक ऐसे पुरुष होते हैं जिसमें दाढ़ी और मोछ जो होते हैं बस रोए की तरह थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरे जिंदगी उसकी दाढ़ी मोछ नहीं आ पाती। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आज से ही याद रखिए कि मादा में यानी कि हम लोगों में यानी पुरुषों में की बात करें तो पुरुषों में किसके वजह से दाढ़ी मोछ आता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन की वजह से आता है, यानी हार्मोन की वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन की वजह से। और कि जिसके पास अगर दाढ़ी मूंछ नहीं आया हुआ तो समझिए कि टेस्टोस्टेरोन की उसकी में कमी है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की क्या है, कमी। तो इसलिए लास्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। इसके अगला पार्ट आपको सब्जेक्टिव इम्यूनिटी का जो मिलने वाला है उसका बिल्कुल इंतजार करेंगे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सब अगर अच्छे लगा हो तो बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।